अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में बहुत खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। और आइए नॉवल शुरू करते हैं। नॉवल का नाम है तेरा इश्क मरहम सा है और इसको लिखा है तूबा सदीकी ने। इसके राइटर का नाम है तूबा सदीकी। तो आइए अब हम अपने नॉवल का आगाज़ करते हैं। हमने यहाँ पे ख़त्म किया था कि ऊपर से थर्ड लाइन पर है कि रेयान कानों में उंगलियां डाले रूम से चला गया। यहाँ पे हमने लास्ट नॉवल को एंड किया था। तो अब हम आगे अपने नॉवल का आगाज़ करते हैं। नॉवल बहुत अच्छा है, आप पढ़ेंगे, आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। नॉवल वाकई में बहुत अच्छा। मैंने रात में थोड़ा सा रीड किया था आगे नॉवल, ताकि पढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल ना हो। तो मुझे नॉवल बहुत अच्छा लगा। स्टोरी काफ़ी अच्छी है, इसमें सस्पेंस टाइप का है, इसमें सस्पेंस क्रिएट किया गया है, लव स्टोरी भी है और फैमिली क्लैशेस भी दिखाए गए हैं। गांव में फैमिली है उसके, वो कैसी है, इस तरह की है। सस्पेंस बहुत ज़्यादा है इस नॉवल में। आप ज़रूर देखें और पढ़ें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं आगे। क्या तुम गाँव जा रही हो? मिरहा, ये क्या बात है? तुमने मुझे बताया भी नहीं। ईमान ने सुबह उठकर सबसे पहले मिरहा को कॉल मिलाई थी। अब इसके गाँव जाने का सुनकर वो शॉक्ड थी। यार बस कल अचानक ही प्लान बना बाबा का। कल रात तुम्हें इसीलिए कॉल कर रही थी, पर किसी और ने कॉल उठाई थी। कौन था वो? मिरहा के दिल में इस इंसान को जानने की ख्वाहिश हुई जिसकी आवाज़ किसी को भी अपनी तरफ मतवज्जो कर सकती थी। हाँ यार, वो रेयान भैया थे। कल उनके पास ही मोबाइल भूल गई थी तो इसीलिए कॉल उन्होंने उठाई थी। अच्छा खैर, ये सब छोड़ो, मैं अभी थोड़ी देर में गाँव के लिए निकलूंगी, लेकिन बस 2 दिन में वापस आ जाऊंगी। मंडे को कॉलेज आऊंगी मैं, ठीक है? मीरा ने ईमान को बताया। अच्छा ठीक है यार, मैं वैसे भी अब कॉलेज नहीं जाऊंगी, क्लासेस तो वैसे भी मंडे से स्टार्ट होंगी। मेरी भी तो, मैं भी मंडे से ही जाऊंगी। ईमान ने अपना प्लान बताया। मीरा से बात करने के बाद ईमान नीचे चली गई। अब कॉलेज का ऑफ था तो इसके फायदा भी तो उठाने थे। शामिर और शायान इस टीचर की खोज में लगे थे, मगर इनके हाथ कुछ भी नहीं लगा था। कॉलेज से सलमान का जो एड्रेस मिला था वो भी जाली था। वो खुद न जाने कहाँ गायब हुआ था। वो दोनों इसी मामले को डिस्कस कर रहे थे जब ईमान आई। इसको देखकर दोनों खामोश हो गए। वो ईमान के सामने दोबारा इस बात को छेड़कर इसे खौफजदा नहीं करना चाहते थे। क्या भाई, बोरियत हो रही है? अब कॉलेज का ऑफ है तो क्या ऐसे बोर होती रहूं घर में? ईमान ने मासूम सी उदास शक्ल बनाकर कहा। अच्छा जी, तो मैडम बोर हो रही हैं, कहाँ जाना है मेरी गुड़िया ने? शायान ने ईमान को अपने साथ लगाते हुए कहा जब शहीर अंदर आया। ईमू बोर हो रही है तो अपने फेवरेट काम काम करे ना। शहीर के कहने पे सबने सवालिया अंदाज में से देखा। अरे यार, घर में ढूंढे कोई छिपकली कॉकरोच और कर दें इसकी चीर फाड़। शहीर के कहने पे शायान और शामिर ने कैका लगाया जबकि ईमान मुंह बना गई। बेटा शहीर, पहले तो आज तुम बता ही दो कि तुम्हें ईमान के मेडिकल फील्ड से क्या दुश्मनी है? शामिर ने शाहिर के कंधे में हाथ डालकर पूछा। दुश्मनी भई, सख्त दुश्मनी है। खुद से पकड़ी तो जाती नहीं है ये चीज़ें। मुझे बिल्ली का बकरा बनना पड़ता है। मुझे बल्ली का बकरा बनना पड़ता है, सॉरी। मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता। इन मैडम की वजह से गंदी-गंदी चीज़ें हाथों में लेनी पड़ती हैं। शहीर ने अपना दुखड़ा सुनाया तो शायान और शामिर ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगे। भई हम लंच के लिए बाहर चलेंगे। और शहीर, बहुत ज़बान चल रही है ना, अभी भइयों को कॉल करके बताती हूँ, मैं वही ठीक करेंगे तुम्हें। ईमान कह के अपने रूम में भागी ताकि रेयान को कॉल कर सके। अरे अरे, बात सुनो, रहम करो मुझ पर मासूम। ये क्या करने जा रही हो इम्मू? शहीर भी भागता हुआ ईमान के पीछे भग गया। दादा जान अपने कमरे के दरवाजे पर खड़े बच्चों की नोक-झोंक देख रहे थे। यही बच्चे उनके घर की रौनक थे। बच्चों को देखकर इन्हें सुकून मिलता था। आसिफ साहब साहर से मिलकर गांव के लिए रवाना हो गए थे जबकि साहर को भी कुछ देर बाद एयरपोर्ट के लिए निकलना था। पैकिंग वो सारी कर चुका था। इसने यासिर को कॉल मिलाई ताकि वहां के हालात जान सके। हेलो लाला, कैसे हैं आप? कब तक आएंगे वापस? साहिर की कॉल उठाते ही यासिर ने सवाल किया। मैं ठीक हूँ यासिर, अभी बस कनाडा के लिए निकलूंगा। वापसी का कुछ कह नहीं सकता। अभी तुम ये बताओ, घर के क्या मामला था? माँ साहब गुस्सा हैं? साहिर ने सवाल किया। नहीं लाला, कल तक तो अम्मा साहब का गुस्सा देखने लायक था, मगर आज तो सुबह से ही वो बड़े साहब के आने की तैयारी में लगी हैं। ताहिर को ये बात सुनकर खुशगवार हैरत हुई। ये तो अच्छी बात है, वो माँ है, भला अपनी औलाद से कब तक नाराज रहती। आपकी बात ठीक है लाला, मगर पता नहीं क्यों मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। कल तक तो बहुत गुस्सा थी, अब अचानक से पता नहीं क्या हुआ है, यासर ने परेशानी से कहा। अरे तुम ज्यादा नहीं सोचो, हम माँ के दिल को
कभी नहीं समझ सकते। तुम बस हर वक्त ताया जान के साथ रहना, इनको कोई परेशानी ना हो, और मेरी गुड़िया का भी बहुत ख्याल रखना, ठीक है? मैं निकलता हूँ, फ्लाइट का टाइम होने वाला है। ताहिर ने कॉल काटी और एयरपोर्ट के लिए घर से निकल गया। ईमान की जिद पे आज वो तीनों अपनी स्पोर्ट्स बाइक पर आए थे। ईमान की ख्वाहिश रद्द करना इनके लिए तौहीन थी। लंच करने के बाद ईमान की फरमाइश पर शायान ने आइसक्रीम पार्लर पे बाइक रोकी। शहीर और शामिर मॉल की तरफ बाइक घुमा ली थी, क्योंकि अब इन सब का इरादा शॉपिंग का था, तो इन्हें पता नहीं लगा कि वो लोग आइसक्रीम खाने रुक गए हैं। कौन सा फ्लेवर मैडम? शायान ने ईमान से पूछा। भाई चॉकलेट फ्लेवर। और एक काम करें, आप सारी आइसक्रीम पैक करवा लें, मॉल थोड़ी दूर वहां जाकर ही खा लेंगे, वरना आपको पता है ना कितने ताने देंगे दोनों हमें। ईमान की बात पर शायान ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया और आइसक्रीम लेने अंदर चला गया। ईमान बाइक की पास खड़ी थी। ताहिर एयरपोर्ट के लिए रास्ते में था। जब सड़क के उस पार उसकी नजर उस दुश्मन ने जहाँ पे पड़ी, जो आइसक्रीम पार्लर के बाहर खड़ी सेल्फी लेने में मसरूफ थी। ईमान को तो ताहिर लाखों के हजूम में भी पहचान सकता था। ईमान को देखकर इसने गाड़ी रोकी। ईमान जो सेल्फी लेने में मसरूफ थी, अचानक एक वाइट प्राडो आकर उसके सामने रखी और इसमें से दो आदमी तेजी से निकलकर ईमान की तरफ आए। शायान अंदर से बार बार एक निगाह ईमान पर डालता। दो आदमियों में से एक ने जल्दी से ईमान के मुंह पर कपड़ा रखा। यह हरकत शायान और साहिर दोनों देख चुके थे। साहिर ने जल्दी से गाड़ी उस तरफ घुमाई। शायान भी भागता हुआ बाहर निकला था, मगर इससे पहले शायान बाहर पहुंचा वो लोग ईमान को ले जा चुके थे, जबकि साहिर इन लोगों के पीछे ही अपनी गाड़ी भगा चुका था। शायान ने सिर्फ एक वाइट पराडो देखी जो इसे आइसक्रीम पार्लर के बाहर से दिखी थी, और इस गाड़ी का नंबर याद करके इसने अपनी बाइक इसके पीछे लगाई, मगर बदकिस्मती से इसकी नज़र ईमान वाली गाड़ी के पीछे जाती साहिर की वाइट पराडो पर पड़ी थी। शायान जितनी तेज उनका पीछा कर सकता था किया, मगर वो गाड़ी इसकी नज़रों से ओझल हो गई। इसने फौरन रेयान को कॉल मिलाई। शायान को की कॉल आते देख रेयान ने काम छोड़कर कॉल उठाई, मगर इसकी बात सुनकर रेयान के पैरों तले जमीन निकल गई थी। भाई कुछ लोग ईमान को उठाकर ले गए हैं। इसने गाड़ी का नंबर रेयान को बताया ताकि अपने रिसीवर से का इस्तेमाल करके वो गाड़ी की लोकेशन पता कर सके। ईमान की किडनैपिंग ने सबको परेशान कर दिया। रेयान ने ये बात अभी अपनी माँ और दादा जान को बताने से मना कर दी थी। शायहान शयान शामिर रेयान पागलों की तरह हर जगह से ढूंढ रहे थे। रेयान ने अपने ताल्लुकात की बिना पर गाड़ी को ट्रेस करने की कोशिश शुरू कर दी। अब बस कॉल का इंतजार था ताकि लोकेशन का पता चल सके। दिल में बेपनाह खौफ था, अगर ईमान को कुछ हो गया तो वो क्या करेंगे। बस ये वो आखिरी बात थी जो रेयान अपने दिमाग में नहीं ला सकता था। कैसे भाई हैं हम, हमारे होते हुए चार चार भाइयों के होते हुए कोई हमारी बहन को दिन दिहाड़े उठा कर ले गया और हम कुछ नहीं कर पाए। मैं कुछ नहीं कर पाया, अपनी बहन की हिफाजत नहीं कर सका मैं। शायान ने कहते हुए अपने हाथ का मुक्का बनाकर दीवार पर दे मारा। इसके हाथ से खून निकलने लगा, मगर इसे परवाह नहीं थी। इसका गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। शायान पागल हो गए हो, ऐसे खुद को तकलीफ देने से कुछ नहीं होगा। जो होना था हो गया। अभी इम्पोर्टेंट ये है कि हम ईमान को कैसे ढूंढें। इस तरह जज्बाती होकर कुछ नहीं होगा। शहीर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। रेयान ने शायान को समझाया और साथ शहीर को इसकी बैंडेज करने का बोला। इतने में रेयान का मोबाइल बजने लगा। रेयान ने तेजी से कॉल उठाई थी। ठीक है, थैंक यू सो मच यार। रेयान ने कहकर कॉल काटी। ईमान को जो गाड़ी लेकर गई थी इसका पता लग गया था। वो चारों तेजी से बाहर भागे, जबकि शामिर ने अपने बाबा और ताया जान को मुतमईन कर दिया था। मेरा बहुत खुश खामोश थी, वरना सफर के दौरान इसका खामोश रहना नामुमकिन था। क्या हुआ मिरहा, इतना चुप क्यों हो मेरा बच्चा? रिमशा ने मिरहा को मुखातिब किया। कुछ नहीं मामा जानी, वो मुस्कुराई, मगर इसकी मुस्कुराहट दोनों को फीकी सी लगी। मेरा क्या हुआ बच्चा, कल तक तो आप खुशी से नाच रही थी, अब इतनी ही खामोश हो क्यों कोई परेशानी है? आसिफ साहब भी फिक्रमंद हुए। ना बाबा जानी, परेशानी नहीं है, बस अजीब सी बेचैनी सी हो रही है। पता नहीं क्यों दिल कर रहा है वापस चले जाए, बस दिल घबरा रहा है बहुत। मिरहा ने ईमानदारी से बताया तो आसिफ साहब मुस्कुराए। मेरा बच्चा ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप कल से गांव के बारे में सब जान चुकी हैं। अब आपको टेंशन है कि वहां आप रह सकोगी या नहीं, मगर आप फिक्र नहीं करो, बस 2 दिन की बात है, फिर हम वापस आ जाएंगे। आसिफ साहब की बात पर मिरहा ने हाँ में सर हिलाया। शायद मैं गांव के लाइफ स्टाइल के बारे में ज्यादा सोच रही हूँ, मिरहा ने दिल में सोचा। अच्छा ये सब छोड़े, एक मजे की बात बताऊँ आप लोगों को? मिरहा ने एक्साइटेड होकर पूछा। जी बताइए, क्या मजे की बात बतानी है? रिमशा के कहने पर वो मुस्कुराई, पर पहले प्रॉमिस लिया कि वो लोग साहिर को अभी कुछ नहीं बताएंगे। अच्छा बाबा, नहीं बताएंगे तुम्हारे लाला का कुछ? आप जल्दी से बात बता भी दो, सस्पेंस डाल दिया है। आसिफ साहब के कहने पर वो खुलकर हंसी थी। आपको पता है लाला को जो लड़की पसंद आ गई है ना, वो मेरी ही न्यू फ्रेंड है ईमान।
حیدر۔ ایمان نے راز کھولا تو دونوں حیرت مرہا کو دیکھنے لگے۔ ارے تو یہ بات بتائی کیوں نہیں طاہر کو؟ رمشا نے سوال کیا۔ ارے ماما جانی تھوڑا تنگ کروں گی پھر بتاؤں گی نا، ایسے ہی تھوڑی نہ بتا دوں گی۔ مرہا نے آنکھیں دبا کر کہا۔ اچھا لڑکی کیسی ہے، فیملی کیسی ہے، کچھ ہمیں تو بتا دیں۔ رمشا نے پوچھا تو مرہا نے سوچنے والے انداز میں اپنے گال پر انگلی رکھی پھر مسکرائی۔ بابا جانی بہت پیاری ہے وہ، اکلوتی ہے، 4 بھائی ہیں اس کے، 2 سگے 2 چچا زاد، سب کی لاڈلی ہے مگر بہت اچھی ہے۔ مرہا نے دل سے ایمان کی تعریف کی۔ رمشا نے شکر ادا کیا اور دل سے دعا کی کہ ان کے بیٹے کے نصیب میں اللہ تعالیٰ اسی لڑکی کو لکھ دے۔ طاہر نے ایک پل کے لیے بھی سامنے والی گاڑی کو آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے اتنی ریش ڈرائیونگ کی تھی۔ گاڑی ایک سنسان علاقے میں خالی ٹوٹے پھوٹے مکان کے قریب رکی تو طاہر نے فاصلے پہ اپنی گاڑی روکی۔ غلطی کی بالکل گنجائش نہیں تھی، ایمان ان کے پاس ہی، وہ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ ایسے میں طاہر کو بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا تھا۔ ایک درخت کی آڑ میں چھپ کر طاہر ان لوگوں کو دیکھنے لگا جو ایمان کو زبردستی ایک گھر میں لے کر جا رہے تھے۔ چھوڑو مجھے پلیز، مجھے چھوڑو بھائیو، مجھے بچاؤ پلیز، جانے دو مجھے۔ ایمان کے چیخنے کی آوازیں وہ صاف سن سکتا تھا۔ ارے چپ کر، چل اندر خاموشی سے، ورنہ یہیں گاڑ دیں گے تجھے، کسی کو لاش بھی نہیں ملے گی تیری، سمجھے؟ اب منہ بند کر اور چپ چاپ چل۔ ایک آدمی نے ایمان کے چہرے پر زوردار تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا۔ یہ دیکھ کر طاہر کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ کسی کو ایمان کو چھونے بھی نہ دے، اور اس آدمی نے اس سے کہ ایمان پہ ہاتھ اٹھایا، اپنے لیے قبر کھودنے کا انتظام خود کیا تھا۔ ان لوگوں نے زبردستی ایمان کو لا کے زمین پہ پھینکا۔ ارے ارے آرام سے بھائی، محترمہ کو چوٹ لگ جائے گی، سلمان نے ایمان کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ سلمان کو وہاں دیکھ ایمان کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ سامنے بیٹھا شخص اس حد تک گر سکتا ہے۔ تم کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ الفاظ منہ سے نکلنے سے انکاری تھے۔ اس کا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ ارے میری جان، ابھی پتہ لگ جائے گا کیوں لائے ہیں، سلمان نے کمینگی سے کہتے ہوئے ایمان کے گلے سے دوپٹہ کھینچا۔ ایمان کی چیخ نکلی تھی۔ اس نے سلمان سے دوری بنانے کی کوشش کی تو سلمان نے اس کی ٹانگ پکڑ کر کھینچی، مگر اس سے پہلے کہ وہ ایمان کو ہاتھ لگاتا، ایک زوردار لات اسے ایمان سے دور کر گئی۔ طاہر کی آنکھیں غصے سے لال تھیں۔ وہ ایمان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ پلیز مجھے بچا لے، مجھے بچا لے۔ طاہر کو دیکھ کر ایمان کی جان میں جان آئی۔ وہ اسے پہچان گئی تھی۔ طاہر نے ایمان کا دوپٹہ اس کے اوپر پھیلایا اور اس کو اپنے پیچھے چھپا لیا۔ کون ہے بے تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ اپنی جان پیاری ہے تو چلا جائے یہاں سے۔ ایک آدمی نے آگے آتے ہوئے کہا۔ یہ وہی آدمی تھا جس نے ایمان پہ ہاتھ اٹھایا تھا۔ ہاتھ کیسے لگایا تو نے اسے؟ طاہر کی آنکھیں خون کی مانند لال تھیں۔ اس نے اس آدمی کو زمین پہ پھینک کر اس کا ہاتھ پکڑا اور پیچھے لے جا کر اپنے پاؤں کی مدد سے اس کے ہاتھ کی ہڈی توڑ دی۔ وہ آدمی بلبلا اٹھا۔ باقی آدمی نے طاہر کی طرف آ کر اسے مارنا چاہا، مگر طاہر اس وقت اپنا آپ کھو چکا تھا۔ وہ چاروں مل کر بھی طاہر کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ اس سے پہلے طاہر ان لوگوں کو جان سے مار ڈالتا، سلمان نے طاہر کے سر پہ لوہے کی روڈ ماری۔ ایک پل کے لیے وہ سنبھل نہ پایا اور وہ چاروں وہاں سے بھاگ نکلے۔ ایمان بھاگتی ہوئی طاہر کے پاس آئی تھی۔ اب ٹھیک ہے؟ آپ کو چوٹ لگی ہے؟ ایمان کی فکر پہ طاہر مسکرایا تھا۔ یہ چوٹ کچھ بھی نہیں ہے ایمان، اصل چوٹ تو میرے دل پہ لگی ہے تمہیں اس حال میں دیکھ کر۔ تم ٹھیک ہو نا؟ تمہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ طاہر نے فکر مندی سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھرا۔ اگر آج آپ نہیں آتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ آپ نے میری عزت کی، میری جان کی حفاظت کی ہے، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی، ایمان نے روتے ہوئے کہا تو طاہر تڑپا تھا۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کبھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ طاہر خان اپنی جان دے دے گا مگر اپنے ایمان پہ ایک تکلیف بھی نہیں آنے دے گا۔ اس سے پہلے طاہر اور کچھ بولتا ایمان اس کی باہوں میں جھول گئی۔ ایمان آنکھیں کھولو، تم ٹھیک ہو نا؟ ایمان پلیز ویک اپ۔ طاہر نے بے چینی سے اس کے گال کو تھپ تھپایا۔ تبھی قدموں کی آڑ پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا، 4 لڑکے کھڑے بے حد غصے سے اسے دیکھ رہے تھے۔ تیری اتنی ہمت، انہیں ہماری بہن کو ہاتھ بھی کیسے لگایا؟ ریحان نے آگے بڑھتے ہوئے طاہر کو ایمان سے الگ کر کے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پہ مارا۔ شہیر نے آگے بڑھ کر ایمان کو سنبھالا۔ تم لوگ غلط۔ اس سے پہلے طاہر کچھ کہتا، شایان اور شامیر نے اسے بری طرح پیٹنا شروع کر دیا۔ میری بات سنو، تم لوگ غلط سمجھ رہے ہو، میں نے ایمان۔ طاہر کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی شایان نے پاس پڑا لوہے کا روڈ پوری طاقت کے ساتھ طاہر کے سر پہ مارا۔ اس کے بعد ایک وار سے طاہر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ اس کا چہرہ خون میں لت پت ہو چکا تھا، سر سے تیزی سے خون بہہ رہا تھا۔ شایان، شامیر، بس کرو، گاڑی نکالو، اسے اسپتال پہنچاؤ، اسے ایسے ہی مرنے نہیں دوں گا میں۔ اس نے جو کیا ہے اس کے لیے اسے اتنی آسانی سے موت نہیں ملے گی، یہ مرنا نہیں چاہیے، ریحان نے غصے سے کہا۔ ساتھ ہی ایمان کو باہوں میں اٹھائے اسے بھی اسپتال کے
لے کے جانے لگا۔ ایمان اس وقت بے ہوش تھی، اسے علاج کی ضرورت تھی۔ ہسپتال میں ایک طرف ایمان کا علاج چل رہا تھا تو دوسری طرف طاہر کی ٹریٹمنٹ بھی شروع ہو چکا تھا۔ طاہر کا کافی خون بہہ چکا تھا، اس کی حالت تشویشناک تھی۔ ڈاکٹر صاحب صاف الفاظوں میں بتا گئے تھے کہ سر پر کئی وار ہونے کی وجہ سے ان کے سر میں بہت گہری چوٹ آئی ہے، جس کی وجہ سے ان کی جان بچنے کے صرف 20% چانسز تھے۔ مگر وہاں کسی کو بھی طاہر کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ چاہتے تھے طاہر زندہ بچے، لیکن اگر مر بھی جائے تو بھی فرق نہیں پڑتا۔ ڈاکٹر میری بہن کیسی ہے؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر کے باہر آنے پہ ریان نے بے چینی سے پوچھا۔ آپ کی سسٹر ڈر اور خوف کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہیں، ابھی بھی وہ کسی خوف کے زیر اثر ہیں، جس کی وجہ سے بے ہوشی کی حالت میں بھی ان کی باڈی کانپ رہی ہے۔ مگر فکر کی بات نہیں ہے، ابھی ہم نے انہیں نیند کا انجیکشن دیا ہے تاکہ وہ سکون میں آ سکیں۔ باقی کی کنڈیشن ان کے ہوش میں آنے کے بعد ہی بتائی جا سکے گی۔ ڈاکٹر کہہ کر چلی گئیں تو سب نے سکون کا سانس لیا۔ ان کی بہن ٹھیک تھی، اس سے بڑھ کر ان سب کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ آصف صاحب کو حویلی پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی تھی، مگر اس کے باوجود بھی ان لوگوں کا گرینڈ ویلکم کیا گیا تھا۔ آصف صاحب کو اس سب کی بالکل امید نہیں تھی، انہیں اندازہ بھی نہیں تھا ان کا استقبال اس طرح کیا جائے گا۔ آصف میرا بچہ! اماں صاحب نے انہیں دیکھ کر اپنی باہیں پھیلائی تھی۔ پہلی بار اپنی ماں کی محبت بھری پکار پر وہ جلدی سے ان کی باہوں میں سمائے تھے۔ اماں صاحب کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ رمشا بھی یہ سب دیکھ کر ایموشنل ہو گئی تھی، جبکہ میرا خوشی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ حویلی کی سجاوٹ، دادی جان کا پیار دیکھ کر اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میرا آؤ بیٹا، ادھر آؤ، دادی سے ملو۔ آصف صاحب نے میرا کو اپنے پاس بلایا تو وہ دوڑتی ہوئی آ کر ان کے گلے لگی تھی۔ میرا کو اماں صاحب آج پہلی بار دیکھ رہی تھی، مگر میرا کو دیکھ کر اپنی بیٹی کا چہرہ ان کی آنکھوں میں لہرایا تھا۔ میری بچی کیسی ہے؟ ناراض تو نہیں ہے ہم سے؟ اماں صاحب نے میرا کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ نہیں دادو، میں کیوں آپ سے ناراض ہوں گی؟ میں تو بہت خوش ہوں آپ سے مل کر، میرا نے محبت سے کہا۔ لالا سیڑھیوں سے اترے۔ امجد اور ماجد نے آصف صاحب کو پکارا اور جلدی سے آ کر آصف صاحب کے گلے لگ گئے۔ ابھی وہ ان سے نارمل مل رہے تھے کہ 3 لڑکیاں ہال میں داخل ہوئے۔ السلام علیکم تایا جان، تائی جان۔ مزمل، ساحل اور حاشر نے دونوں کو ادب سے سلام کیا تھا۔ آصف صاحب کو یہ سب دیکھ کر بہت خوشی ہوئی تھی، جبکہ دور کھڑا یاسر سامنے ہونے والے تماشے دیکھ رہا تھا۔ اتنی تہذیب اور تمیز دیکھ کر اسے یقین ہو گیا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ سب سے مل کر اماں صاحب نے آصف صاحب کو آرام کے لیے جانے کو کہہ دیا۔ یاسر یہ سب دیکھ کر پریشان تھا۔ اس نے طاہر کو کال کرنے کا سوچا، مگر طاہر کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ یاسر نے خود ہی ان لوگوں پہ نظر رکھنے کو سوچا، چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ آصف صاحب کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دے سکتا۔ طاہر کے پیچھے آصف صاحب کا خیال رکھنے کی ذمہ داری یاسر کی تھی۔ وہ اپنی ذمہ داری نبھانا اچھے سے جانتا تھا۔ میرا بچہ، یہ ہے تمہارا کمرہ، کیسا لگا؟ ماجد نے میرا کو اس کا کمرہ دکھایا جو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ہر چیز میرا کی پسند کے مطابق تھی۔ یقیناً یہ کمرہ طاہر نے تیار کروایا تھا۔ آصف میرا بچہ، میرے دل کو سکون آ گیا تمہیں یہاں دیکھ کر۔ بس تم ہمیشہ اب میرے پاس رہنا، اب کہیں نہ جانا اپنی بڑی ماں کو چھوڑ کر۔ اماں صاحب کی بات سن کر آصف صاحب مسکرائے۔ ماں صاحب، میں سمجھتا ہوں آپ کی بات، مگر اب میرا یہاں رکنا ممکن نہیں ہے۔ وہاں میرا بزنس ہے، اسے سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، اور میرا بھی ماشاءاللہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہے، اس کی بھی پڑھائی کا مسئلہ ہوگا، مگر میں اپنی ماں سے ملنے ہر مہینے آیا کروں گا اور کچھ دن آپ کے ساتھ گزاروں گا۔ آصف صاحب نے محبت سے اپنی ماں کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ بھی ہے، ایسے کیسے سب چھوڑ کر یہاں آ سکتے ہو، مگر اپنی ماں کی ایک خواہش تو پوری کر سکتے ہو نا؟ حکم کرے ماں صاحب، کیا خواہش ہے آپ کی؟ آصف صاحب نے پوچھا۔ بھئی دیکھو، اتنے سالوں کی دوری نے دلوں میں بھی فاصلے ڈال دیے ہوں گے، میں بس یہ چاہتی ہوں تمہارا اس گھر سے ایک مضبوط رشتہ جڑ جائے۔ اماں صاحب کی بات وہ سمجھ نہیں پائیں۔ مگر ماں صاحب، میرا تو یہاں سب سے ہی مضبوط رشتہ ہے، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں سمجھا نہیں۔ صاف الفاظوں میں یہ کہیں کہ میں اپنی پوتی کی شادی اپنے پوتے سے کروانا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں میرا کو حاشر کے نام سے منسوب کر دوں۔ اماں صاحب نے صاف الفاظ میں اپنی خواہش بتائی۔ آصف اور رمشا کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کی خواہش ایسی بھی ہو سکتی ہے۔ کچھ لمحے تو آصف صاحب کچھ نہیں بول پائے، پھر سنبھل کر اپنی ماں کا ہاتھ تھما۔ ماں صاحب، میں آپ کی خواہش کا احترام کرتا ہوں، مگر اتنا بڑا فیصلہ میں میرا کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتا۔ وہ بالغ ہے، اپنے لیے فیصلے لینے کا حق رکھتی ہے۔ میں نے ابھی اس کے لیے ایسا کچھ نہیں سوچا تھا۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے؟ صرف 16 سال۔ میں اس کی مرضی جان کر پھر آپ کو جواب دوں گا۔ آصف صاحب نے بہت تحمل اور محبت سے اماں صاحب کو اپنی بات سمجھائی۔ ٹھیک ہے، دیکھ لو، مگر جواب ہاں میں ہو۔ پڑھائی کی فکر والی بات نہیں ہے، وہ ڈاکٹر بنے، ہمیں سے روکیں گے تھوڑی؟ مجھے میرا میں اپنی رملہ کی پرچھائی دکھتی ہے۔ آصف، میں اپنی بچی کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہوں۔
अम्मा साहब इमोशनल हुई तो आसिफ साहब ने इनके गिर्द बाजू फैलाए। मैं मेरा के साथ ज़बरदस्ती नहीं करूँगा माँ साहिब, बस अल्लाह ने चाहा तो सब अच्छा होगा, उन्होंने समझाया। अम्मा साहिब से बात करके जब आसिफ साहब अपने कमरे में आए तो रिमशा परेशान से इनकी तरफ बढ़ी थी। रिमशा की परेशानी समझकर आसिफ साहब मुस्कुराए। मेरी प्यारी बेगम क्यों इतनी परेशान है? आसिफ साहब ने इन्हें बेड पे बिठाया और खुद घुटनों के बल उनके सामने बैठे। आपने सुनी ना माँ साहिब की ख्वाहिश, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? आसिफ मिरहा अभी छोटी है और वो कैसे एडजस्ट करेगी? इसकी सपने हम ऐसे नहीं कर सकते। रिमशा ने परेशानी से कहा। आसिफ साहब मुस्कुराए। रिमशा, मेरे लिए मेरी बेटी की खुशी और इसकी ख्वाहिश से बढ़कर और कुछ नहीं है। मैं इसके लिए कभी ऐसा कोई फैसला नहीं करूँगा जिसके लिए मुझे कभी पछताना पड़े। मैं मिरहा से बात करूँगा, ये सब उसकी मर्ज़ी से होगा, वरना नहीं होगा। अम्मा साहब वैसे ही मुझसे नाराज़ रही हैं। अब इनको डायरेक्ट मना करके मैं उनका दिल नहीं दुखा सकता था। तुम फ़िक्र नहीं करो, सब ठीक होगा। मैं इस मामले में पहले साहिर से बात करूँगा, वो इसी हवेली में रहा है, वो बेहतर मशवरा देगा। आगे जो मिरहा की मर्ज़ी होगी वही होगा। अब तुम परेशान नहीं हो और सो जाओ, मैं साहिर से बात करके फिर सोऊंगा। आसिफ साहब ने साहिर से बात करने की बहुत कोशिश की मगर उसका नंबर मुसलसल ऑफ ही आता रहा तो आसिफ साहब ने अगले दिन कॉल करने का सोचा। क्या बात है हाशिर, तेरी तो लॉटरी निकल पड़ी है, बिना मेहनत के शहर की छोकरी मिल गई। मुजम्मल ने हंसते हुए कहा, अबे अभी कहाँ, अभी तो देखो लड़की हाँ करती है या नहीं, अगर इसने ना कर दी तो? साहिल ने हाशिर के कंधे पे हाथ रखकर पूछा। तो हमें बहुत से रास्ते आते हैं हाँ करवाने के, हाशिर ने कमीनगी से कहा तो वो दोनों हंस पड़े। अरे फिक्र की बात नहीं, सब कुछ अम्मा साहब के प्लान के मुताबिक होगा। अगर सीधे तरीके से मान गए तो सही, वरना अम्मा साहब का दूसरा तरीका है ना, सब कुछ प्लान के मुताबिक होगा। तीनों आपस में बातों में मसरूफ थे। ये जाने बगैर के बाहर यासिर उनकी सारी बातें सुन चुका है। यासिर को यकीन था कि कोई ना कोई वजह है इन लोगों की इतनी मोहब्बत की। अब इसको सुबह होते ही ये सब आसिफ साहब को बताना था। रेहान समेत तीनों भाई इस वक्त ईमान के पास मौजूद थे। रेहान मुसलसल ईमान के चेहरे को देख रहा था, जहाँ थप्पड़ का निशान अब भी हल्का सा मौजूद था। तुम जल्दी ठीक हो जाओ मेरा बच्चा, तुम्हें इस हालात में देखना मेरे लिए दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है। उठ जाओ मेरा बच्चा, प्लीज़ उठ जाओ। रेहान ने ईमान का हाथ अपने हाथों में लिया। ईमान ने हल्की सी आंखें खोली। ईमान गुड़िया देखो, हम लोग हैं तुम्हारे साथ, देखो तुम्हारे चारों भाई हैं, यहाँ तुम बिल्कुल सेव हो। रेहान ने ईमान के उठने पर इसे सहारा देकर बिठाया। ईमान रेहान को देख इसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। ईमान बस चुप, बिल्कुल चुप, अब एक आंसू भी ना निकले। आपकी आंखों से हम आ गए हैं ना, सब कुछ ठीक है, अब कुछ गलत नहीं होगा। भैया मैं बहुत डर गई थी, वो लोग मुझे किसी सुनसान जगह ले गए थे, पता नहीं क्या करते मेरे साथ वो लोग, भैया मैं बर्बाद हो जाती। ईमान के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, जबकि रेहान उसे अपने साथ लगाए इसके बालों में हाथ फेर रहा था। कुछ नहीं हुआ मेरा बच्चा, अब सब ठीक है ना, वो लोग कुछ नहीं कर सके, सब ठीक है अब। रेहान ने ईमान को समझाया तो इसने सर उठाकर रेहान को देखा। हाँ भैया, अगर वो सही वक्त पे नहीं आते ना तो पता नहीं क्या हो जाता। इन्होंने मुझे बचाया, मेरी इज्जत की हिफाजत की, बहुत मारा इन लोगों को, एक की तो हड्डी भी तोड़ दी क्योंकि उसने मुझे थप्पड़ मारा था। आज अगर मैं यहाँ सही सलामत बैठी हूँ तो सिर्फ उनकी वजह से। ईमान के कहने पर वो चारों ही परेशान हो गए थे। किसने बचाया था ईमान को? वहां तो सिर्फ एक आदमी था जो इस वक्त हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। एक मिनट, किसने बचाया? किसकी बात कर रही हो ईमान? शयान ने परेशानी से पूछा। पता नहीं भाई, मुझे उनका नाम नहीं पता, मगर वो बहुत अच्छे हैं। मैं इनसे बात कर रही थी, फिर उसके बाद मुझे याद नहीं क्या हुआ। ईमान की बातों से वो चारों ही परेशान हो गए थे। जिस वक्त वो लोग पहुंचे थे वहां सिर्फ एक इंसान था जिसको इन लोगों ने बहुत मारा था। मतलब वो लोग एक बेकसूर इंसान की इतनी बुरी हालत कर चुके थे। ईमान को रक्ष करने के लिए शहीद के साथ छोड़कर वो तीनों बेचैनी से बाहर आए थे। भाई इसका मतलब वो आदमी जिसे हमने मारा वो ईमान को नुकसान देने नहीं बल्कि उसे बचाने आया था। शामिर के कहने पर रेहान ने हाँ में गर्दन हिलाई। रेहान अपना सर पकड़कर पास रखी बेंच पर बैठ गया। ये क्या हो गया हमसे, क्या कर दिया हमने? वो बोलता रहा, हम गलत समझ रहे हैं मगर हमने सुनी ही नहीं। रेहान बहुत ज्यादा गिल्ट में था। शामिर और शयान का हाल भी ऐसा ही था। जब डॉक्टर इनके करीब आकर रुका, मिस्टर रेहान, पेशेंट खतरे से बाहर है लेकिन सर पर गहरी चोटों की वजह से वो कोमा में चले गए हैं। रेहान, शयान, शामिर डॉक्टर की बात सुनकर शर्मिंदगी की गहराइयों में गिरे थे। इनकी वजह से आज एक बेगुनाह शख्स इतनी बुरी हालत में था। डॉक्टर, वो कब तक होश में आ जाएगा?
रेहान ने फिक्रमंदी से पूछा, देखें कुछ कहा नहीं जा सकता, कोमे से निकलने का कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है। हो सकता है कुछ दिन लगे, हो सकता है कुछ हफ्ते लगे या फिर महीने या साल, कुछ कहा नहीं जा सकता। आप लोग दुआ करें और इनका ख्याल रखें, इंशाल्लाह वो जल्द ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर इन्हें आगाह करके जा चुका था। शायान शाह मीर तुम लोग जाओ और इसके बारे में पता करो कौन है, कहाँ रहता है, इसकी फैमिली का पता करो। जो हो गया वो हो गया, मगर इसकी फैमिली को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। रेहान ने दोनों को भेजा और खुद साहिर वाले रूम में चला गया। बेड पे पड़ा वजूद पट्टियों में जकड़ा हुआ था। रेहान को अफसोस हुआ था। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत गलत है। मैं इस चीज़ का ज़ाला भी नहीं कर सकता, मगर अब जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते, तुम्हारी सारी ज़िम्मेदारी मेरी है। तुम बस होश में आ जाओ दोस्त। तुमने मेरी बहन के लिए जो किया है, इसके लिए मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकता। जान बसती है हमारी बहन में, हमारी तुमने जान बसती है हमारी बहन में हमारी, तुमने इसे बचाकर हम सब की जान बचाई है। बस तुम ठीक हो जाओ। रेहान ने अपने दिल की बातें साहिर के सामने की, मगर इसके जिस्म में कोई हरकत नहीं हुई, बस सकूत था, गहरा सकूत। रेहान थोड़ी देर इसके पास बैठकर ईमान के पास चला गया। ईमान के रूम में डॉक्टर ईमान को चेकअप कर रही थी। डॉक्टर, मेरी बहन ठीक है ना? रेहान ने पूछा। जी मिस्टर रेहान, आपकी बहन बिल्कुल ठीक है, मेंटली बस डिस्टर्ब है। इससे निकलने में आप सबका किरदार ज़्यादा होगा। आप लोग इन्हें कंफर्टेबल माहौल दें ताकि वो जल्दी से इस सब से निकल सके। डॉक्टर चंद एक और हदायत देकर चली गई। रेहान जाकर ईमान के पास बैठा तो शहीर ने ईमान की दूसरी तरफ अपनी जगह बनाई। अल्लाह ईमो, थोड़ी जगह दे दे, आप तो पूरा बेड ही घेर के बैठ गई हैं। शहीर ने ईमान से कहा तो वो मुंह खोले से देखने लगी। शहीर बेड का साइज देखे और अपनी बिल्डोजर जैसी बॉडी देखे। ईमान ने शहीर की सेहत पर कमेंट किया तो शहीर ने इसे घूरा। अच्छा अच्छा, लड़ो नहीं, ये अस्पताल है, घर नहीं, तुम दोनों कहीं भी शुरू हो जाते हो। रेहान के कहने पे दोनों खामोश हो गए। भैया वो कहाँ हैं जिन्होंने मेरी जान बचाई थी? मुझे याद है मेरे मेरे बेहोश होने से पहले वो साथ थे मेरे। आप ना इन्हें बहुत सारा थैंक यू करना। इन्होंने जो किया मेरे लिए वो बहुत बहादुरी का काम था, ईमान ने रेहान से कहा तो इसने ईमान से नज़रें चुराई थीं। क्या हुआ भैया, चुप क्यों हैं? रेहान को खामोश देख ईमान ने सवाल किया। रेहान अपनी बहन से कुछ नहीं छुपाना चाहता था, इसलिए उसने साहिर के साथ हुए सारे मामले को बता दिया। जिसे सुनकर ईमान बेयकीनी से दोनों को देखने लगी। भैया ये क्या कर दिया आप लोगों ने? इनकी कोई गलती नहीं थी। मुझे उठाने वाले सर सलमान थे, इन्होंने मुझे किडनैप किया था। ईमान को बहुत दुख हुआ था, बेचारे साहिर की नेकी इसके गले पड़ गई थी। तुम फिक्र नहीं करो गुड़िया, मैं सब ठीक कर दूंगा। जब तक वो ठीक नहीं होगा इसकी सारी जिम्मेदारी मैं लूंगा। सब ठीक हो जाएगा। रेहान ने ईमान को तसल्ली दी तो इसने हाँ में सर हिलाया। यासिर सुबह होते ही ऑफिस साहब को ढूंढने लगा तो इसे पता लगा वो मिरहा से ज़रूरी बात करने गए हैं। यासिर इनका इंतज़ार करने लगा। आसिफ साहब मिरहा के सामने बैठे अल्फाज तलाश कर रहे थे कि कैसे इससे ये बात करें, जबकि मिरहा को इनका अंदाज कटका था। बाबा जानी क्या बात है जिसके लिए आपको इतना सोचना पड़ रहा है? मिरहा के बोलने पर इन्होंने गहरी सांस ली और अपनी बात शुरू की। मेरा बच्चा, तुम्हें पता है तुम्हारी दादी जान हमसे हमेशा नाराज़ रही हैं। आज इतने सालों बाद सब ठीक हुआ है तो तुम्हारी दादी चाहती हैं कि हम लोग मजबूती से बंध जाएं। आसिफ साहब की बात पे मिरहा कंफ्यूज हुई। बाबा आपका तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, फिर इस बात का मतलब मैं समझी नहीं। मिरहा बेटा, तुम्हारी दादी चाहती हैं तुम्हें हाशिर के नाम से मंसूब कर दें। आसिफ साहब की बात ने मिरहा पे हैरत का पहाड़ तोड़ा था। वो हैरान परेशान अपने बाबा को देख रही थी। बाबा जानी ये कैसे मुमकिन है? ये सब कैसे? मुझे अभी डॉक्टर बनना है, मेरे ख्वाब हैं, अभी मैंने इस सब के बारे में सोचा भी नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। आपने क्या कहा? दादी जान को क्या जवाब दिया? बेटा, आपकी मर्जी के बगैर मैं कोई जवाब कैसे दे सकता हूँ? जैसे आप चाहोगी वैसा ही होगा। मिरहा की बात पे आसिफ साहब ने जवाब दिया। बाबा जानी आप इन्हें मना कर दें, मैं अभी इस सब के लिए तैयार नहीं हूँ। मिरहा ने कहा तो आसिफ साहब ने हाँ में गर्दन हिलाई। वो अपनी बेटी के साथ किसी भी किस्म की ज़बरदस्ती नहीं कर सकते थे। जैसे मेरा बच्चा चाहे। इन्होंने मिरहा के माथे पर बोसा दिया और कमरे से चले गए। बाहरी यासिर इनका इंतजार कर रहा था। आसिफ साहब को देखकर इसने ज़मीनों के काम के सिलसिले में इन्हें साथ चलने को कहा। वो हवेली में रहकर कोई भी बात नहीं करना चाहता था। अगर किसी को पता लग जाता तो पता नहीं वो लोग क्या करते, इसलिए उसने सारी बात
आसिफ साहब को बाहर बताने का सोचा। साहिर ने कहा इसके लिए सबसे खास रिश्ता आसिफ साहब और रिमशा बेगम का है और इन्हें वो किसी परेशानी में नहीं देख सकता। अगर साहिर यहाँ मौजूद होता तो मामलात कुछ और होते, मगर पता नहीं साहिर कहाँ था, इससे कोई राब्ता नहीं हो पाया था। ऐसे में इसे अपना फ़र्ज़ निभाना था, फिर चाहे इसे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। यासिर आसिफ साहब को अपने साथ डेरे पर लाया और सारी बात बता दी। बड़े साहब, आप बेगम साहिबा मिरहा बीबी को लेकर चले जाएँ यहाँ से। ये सब जो मोहब्बत आपको जताई जा रही है, सब धोखा है। हाशिर बाबा बिल्कुल ठीक लड़के नहीं हैं, शराब पीते हैं, कोई काम नहीं करते। कई बार इन्होंने गाँव की बच्चियों को भी छेड़ा है, जिस पे साहिर लाला की बहुत बड़ी लड़ाई भी हुई थी हाशिर बाबा से। अगर साहिर लाला होते तो वो सब खुद ही सँभाल लेते, पर वो पता नहीं कहाँ हैं। आप लोग चले जाएँ यहाँ से। साहब जी, इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं कि क्या कर दें। यासिर की बातों से आसिफ साहब परेशान हो गए थे। इतना बड़ा धोखा हो रहा था इन लोगों के साथ, इनके जज़्बात के साथ खेला जा रहा था। इन्होंने आज ही वापस जाने का फ़ैसला कर लिया था। ठीक है यासिर, मैं आज ही यहाँ से जा रहा हूँ। मेरे लिए मेरी बीवी बच्ची सबसे पहले हैं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया यासिर, तुमने वक़्त रहते मुझे सब बता दिया। तुम्हारा ये एहसान रहेगा मुझ पे। नहीं साहब जी, एहसान की कोई बात नहीं है। साहिर लाला के पास आप लोगों का वाहिद रिश्ता है जिससे इन्हें हमेशा मोहब्बत मिली है, इसलिए आप लोग मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। मैं आप लोगों के साथ कुछ गलत नहीं होने दूँगा। यासिर की बात पे आसिफ साहब मुस्कुराए। तुम जैसा साथी हर इंसान की ज़िंदगी में होना चाहिए। यासिर, तुम हमेशा अपने लाला का ऐसे ही साथ देना। आसिफ साहब ने यासिर का कंधा थपथपाया तो इसने अपना सर उनके आगे झुकाया। आसिफ साहब ने हवेली आते ही रिमशा को वापसी का बोल दिया और मिरहा को तैयारी करने का कह दिया था। ऐसे अचानक क्या हुआ है आसिफ, कुछ तो बताएं, मुझे घबराहट हो रही है। रिमशा की परेशानी पे इन्होंने रिमशा को सब बता दिया। सारी बात सुनकर रिमशा भी परेशान हो गई थी। बस इन्हें आज ही यहाँ से वापस निकलना था। अम्मा साहब, वो ताया जा रहे हैं वापस आज ही। मैंने इन्हें कहते सुना कि आज ही किसी भी हाल में वापस जाना है। मुजम्मिल ने आकर अम्मा साहब को बताया तो इन्होंने एक नज़र अमजद और माजिद को देखा जो बिल्कुल पुरसकून थे। हाँ ठीक है, जाने दो, कोई मसला नहीं है। अब इनकी मर्जी है, जैसे वो चाहें। अमजद ने कमीनगी से हंसते हुए कहा। अब आगे जो होना था वो अमजद और माजिद ने करना था। सामान पैक करके आसिफ साहब रिमशा और मिरहा को लेकर नीचे अम्मा साहब के पास आए। अम्मा साहब, मुझे इजाज़त दें, मुझे वापस जाना होगा, वहाँ मेरा काम रुका हुआ है, मैं फिर कभी आऊँगा। आसिफ साहब ने अम्मा साहब के सामने बैठते हुए कहा। क्या बात है आसिफ, कल हमने तुमसे अपनी पोती क्या मांगी, तुमने आज ही वापसी की राह ले ली। नहीं करना था, नहीं करना था तो मना कर देते। ये वापसी जाना, ये क्या बात है। अम्मा साहब ने खफगी से कहा। जी अम्मा साहब, मैं नहीं कर सकता अपनी बेटी की शादी आपके पोते से। मैं एक शराबी के साथ अपनी बच्ची की ज़िंदगी तबाह नहीं कर सकता। आपने मेरी बच्ची के लिए सोचने से पहले अपने पोते का नहीं सोचा कि वो कैसा है। आसिफ साहब ने तहम्मुल से जवाब दिया। वो कोई भी बदमज़गी नहीं चाहते थे। हाय हाय तो शराब ही तो हाय हाय तो शराब ही तो पीता है वो भी कभी कभी। इसमें ऐसा क्या मसला आ गया जो तुम ऐसे बोल रहे हो। अम्मा साहब ने गुस्से से कहा। अम्मा साहब, मैं कोई बहस नहीं करना चाहता, बस मैं जा रहा हूँ अपनी बीवी और बच्ची को लेकर। खुदा हाफिज। हाँ हाँ जाओ, बस याद रखना आज के बाद तुम लोगों के लिए इस हवेली के रास्ते हमेशा के लिए बंद हैं। चले जाओ यहाँ से, बज़ात तुम मोहब्बत के लायक ही नहीं हो। अम्मा साहब गुस्से से बोलती रहीं पर आसिफ साहब रुके नहीं। रिमशा और मिरहा को लेकर चले गए। इनके जाने के बाद माजिद और अमजद अंदर आए तो इनको देखकर अम्मा साहब के चेहरे पर शातिराना मुस्कुराहट आई। हो गया काम? अम्मा साहब ने पूछा। अरे हाँ हाँ अम्मा, फिक्र ना करो, सब हो गया, तुम आराम करो बस। अमजद ने कहा तो वो मुतमईन हो गई। अस्सलाम वालेकुम, मेरी गुड़िया कैसी है? एहतशाम साहब ईमान से मिलने आए थे, आज ईमान की छुट्टी हो जानी थी और वो साहिर के बारे में भी डॉक्टर से अपडेट लेना चाहते थे। वालेकुम अस्सलाम बाबा जान। ईमान इनके गले लगी, न चाहते हुए भी ईमान की आंख से आंसू निकला। मेरा बच्चा ठीक है अब? और ये रोना क्यों? मेरी गुड़िया तो बहुत स्ट्रांग है ना, ऐसे नहीं रोते। अल्लाह ने करम किया है। ईमान ने अपने आंसू साफ किए। बाबा भाइयों कहाँ हैं? सुबह से नहीं दिख रहे। रेहान की गैर हाजिरी नोट करके ईमान ने पूछा। बेटे ऑफिस का कुछ ज़रूरी काम था, वो इसी सिलसिले में गया है, आ जाएगा। बस अभी घर चलेंगे, मैं ज़रा डॉक्टर से मिलकर आता हूँ। एहतशाम साहब डॉक्टर के पास चले गए। एहतशाम साहब डॉक्टर के पास आए जहाँ शायान और शामिर पहले से मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, वो लड़का कैसा है, कुछ बेहतरी है? वालेकुम अस्सलाम। देखें सर, वो कोमा में है। बेहतरी बस इनके साथ ये है कि इनकी जान बच गई है, बाकी वो जब कोमा से बाहर आएंगे तब पता लगेगा। डॉक्टर ने एहतशाम साहब को तफसील बताई।
अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम इसे घर ले जाएँ तो कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं होगी? वहाँ सबकी निगरानी में इसका ज़्यादा से ज़्यादा ख़्याल रखा जाएगा? सब हर टाइम मौजूद होंगे क्योंकि यहाँ हर वक़्त कोई भी नहीं रुक सकता, तो हम यही चाहते हैं कि हम उसे घर ले जाएँ। एहतशाम साहब ने ये फ़ैसला सब लोगों की राय के मुताबिक लिया था। आपकी बात ठीक है, आप लोग इन्हें ले जाएँ, लेकिन इनका बहुत ख़्याल रखना होगा आप लोगों को। आप लोग एक वार्ड बॉय को अपॉइंट कर लें, इससे आपको आसानी रहेगी। डॉक्टर ने इजाज़त दी और डिस्चार्ज पेपर तैयार करवाने का भी बोल दिया। अब साहिर की देखभाल वो लोग खुद करने वाले थे और इन्हें यकीन था इससे साहिर जल्द ही ठीक हो जाएगा। शायान शामिर ने साहिर के डिस्चार्ज की ज़िम्मेदारी ली। एहतशाम साहब ने रेहान को कॉल करने का सोचा ताकि यहाँ के बारे में आगाही दे सकें। ईमान अकेली लेटी थी, सोचों में गुम थी। आप जो भी हैं जल्दी से ठीक हो जाएँ। मैं खुद पर्सनली आपको थैंक यू बोलूँगी और आपको गिफ्ट भी मेरी दोस्त कहती है थैंक्स के साथ गिफ्ट भी ज़रूरी होता है। आप बस जल्दी से ठीक हो जाएँ। अपनी सोचों में साहिर से मुखातिब होकर इसने अपने दिल की बातें की थी। ड्राइव आसिफ साहब कार ड्राइव करते हुए एकदम परेशान हुए थे। क्या हुआ आसिफ? आप अचानक इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? रिमशा ने सवाल किया तो उन्होंने रिमशा की तरफ देखा और फिर मिराह को देखा, जो बाहर के नज़ारे कर रही थी। रिमशा गाड़ी के ब्रेक काम नहीं कर रहे, ब्रेक फेल हो गया, स्पीड भी कम नहीं हो पा रही। आसिफ साहब की बात सुनकर रिमशा की आसान खता हो गई, जबकि मिरहा ने भी इनकी बात सुन ली थी। बाबा जानी अब क्या होगा? हम क्या करें? मिरहा ने रोते हुए पूछा। मिरहा मेरा बच्चा मेरी बात सुनो गौर से, जब मैं तुम्हें बोलूं गाड़ी से कूद जाना। रिमशा आप भी कूद जाइएगा। आसिफ साहब की बात पर रिमशा और मिरहा के रोने में तेजी आई। ये कैसी मुसीबत इन लोगों पर आ पड़ी थी? नहीं, आप कैसी बात कर रहे हैं आसिफ? आपको छोड़कर हम कैसे कूद सकते हैं? जी बाबा जानिए हम नहीं कूदेंगे। मेरा और रिमशा ने नफ़ी की। देखो मेरा मेरी बात समझो, तुम्हें अपने बाबा की कसम है। मेरा जब मैं बोलूँ तो कूद जाना बेटा, अपने बाबा की खातिर कूद जाना। मेरा ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। ये कैसी मुसीबत आ गई थी इन पे? जी बाबा मैं रास्ते में हूँ, बस कुछ देर में पहुँच जाऊँगा। आप बताएँ डॉक्टर ने इजाज़त दे दी? रेहान ने एहतशाम साहब से पूछा। हाँ रेहान हम लोग घर के लिए निकल गए हैं, तुम भी घर ही आना और साहिर को भी हम ले आए हैं साथ ही। डॉक्टर ने इजाज़त दे दी है। ठीक है बाबा मैं घर बस पहुँचता हूँ। रेहान ने कहकर कॉल काट दी। मेरा मेरा बच्चा कूद जाओ। मेरा तुम्हें बाबा की कसम है कूद जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हारे पीछे, हम भी कूद जाएँगे। आसिफ ने मेरा से कहा जो मुसलसल रोते हुए नफ़ी कर रही थी। बाबा हम सब साथ कूदेंगे। प्लीज़ आप लोग भी साथ कूदेंगे। मिराह की बात पे आसिफ साहब ने हामी भरी, लेकिन वो जानते थे ये मुमकिन नहीं है, इसलिए इन्होंने मिराह की जान बचानी थी। मिराह बेटा जब मैं बोलूँ तो कूद जाना, ठीक है? आसिफ साहब ने मिराह को कहा तो उसने हाँ में गर्दन हिलाई। कूद जाओ मिराह, जाओ कूद जाओ। आसिफ साहब ने चिल्लाकर कहा। मीरा ने नम आंखों से अपने माँ-बाप को देखा और आगे क्या होने वाला था कोई नहीं जानता था, मगर मिराह का दिल डर से काँप रहा था। जाओ मिराह कूद जाओ बेटा, प्लीज़ कूद जाओ। आसिफ साहब के कहने पे मिराह चलती हुई गाड़ी से कूद गई। मिराह के कूदते ही आसिफ साहब की गाड़ी के सामने एक गाड़ी आई, जिससे बचाने के चक्कर में वो सामने वाली गाड़ी से हल्का-सा टकराकर दूसरी तरफ से आते डंपर से टकराई और पलटी खाकर गिरी। मिराह के कूदने पर इसे बहुत चोटें आई थीं। सड़क पार गिरी मिराह ने अपने माँ-बाप को तबाह होते अपनी आँखों से देखा था। उसने हाथ उठाकर अपने माँ-बाप को पुकारना चाहा, मगर इसके मुँह के अल्फाज़ मुँह में ही रह गए। दर्द से आँखें बंद होने लगी थीं और फिर होशो-हवास से बेगाना हो गई। रेहान ने एहतशाम साहब से बात करके कॉल काटी तो सामने से आती तेज़ रफ़्तार गाड़ी इससे टकराते हुए बराबर से आते डंपर से बुरी तरह टकरा के पलटी। रेहान तेज़ी से गाड़ी की तरफ भागा था। अभी जो एक्सीडेंट केस आया है इसमें जो लेडी थी वो मर चुकी हैं, जबकि साथ जो आदमी थे इनकी हालत तशवीशनाक है। डॉक्टर कहकर जा चुकी थी, जबकि रेहान के पास कहने को अल्फाज खत्म हो गए थे। इसने कदम उस रूम की तरफ बढ़ाया जहाँ वो शख्स मौजूद था। रेहान अंदर आया तो आसिफ साहब होश में बस मिरहा मिरहा पुकार रहे थे और डॉक्टर को करीब भी नहीं आने दे रहे थे। देखें प्लीज़ आपकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ऐसे नहीं करें। आप हमें हमारा काम करने दें। डॉक्टर ने सख्ती से कहा तो इन्होंने नफ़ी में सर हिलाया। इनकी दिल की धड़कन लम्हा ब लम्हा कम होती जा रही थी। रेहान इनके पास आया। आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है, इसका इलाज हो रहा है। प्लीज़ आप अपना इलाज करवाएँ। रेहान ने कहा तो आसिफ साहब ने हाथ के इशारे से उसे पास बुलाया। रेहान आसिफ साहब के पास पहुँचा तो आसिफ साहब ने उसका हाथ पकड़ लिया। म मेरी बेटी का ख़्याल रखना और इसे कहना कुछ भी हो जाए गाँव वापस ना जाए। इसको बचा लेना बेटा। आसिफ साहब की दिल की धड़कन रुक चुकी थी। रेहान हैरान परेशान इन्हें देख रहा था। अल्फाज खत्म हो के आसिफ साहब और रिमशा मिराह को तन्हा छोड़कर जा चुके थे। सर
ही इज़ नो मोर। डॉक्टर के कहने पे रेयान थके कदमों से बाहर आया था। ये क्या हो गया था उससे? उसकी गाड़ी की टक्कर की वजह से इनकी गाड़ी डंपर से टकराई थी। आज रेयान बेबसी की इंतहा पर था। जब उस लड़की को पता लगेगा तब क्या होगा? रेयान सोचते हुए मिराह के रूम की तरफ आया तो डॉक्टर इसे चेक कर के बाहर आई। सर में चोट आने और स्ट्रेस की वजह से वो बेहोश हो गई हैं। हमने ट्रीटमेंट कर दिया है, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी। क्या ये भी एक्सीडेंट में जख्मी हुई हैं? डॉक्टर के पूछने पर रेहान ने हाँ में गर्दन हिलाई। बेचारी, इनके साथ जो थी इनकी तो डेथ हो गई। आप प्लीज इनके जानने वालों से राब्ता करें। रेहान चलता हुआ मिराह के पास आया और साथ रखी कुर्सी पर बैठ गया। मासूम सा भोला भाला सा चेहरा बिल्कुल पुरसकून था। दवाइयों के जेर असर मिराह इस वक्त सो रही थी। रेहान को मिराह पर तरस आया। रेहान के दिमाग में आसिफ साहब की बातें गूंजने लगी और फिर इसने खुद से एक वादा किया, अपनी आखिरी सांस तक मिराह की हिफाजत का वादा। एक्सीडेंट अभी जो एक्सीडेंट केस आया है इसमें जो लेडी थी वो मर चुकी है। एहतशाम साहब शायान शाह मीर के साथ ईमान और साहिर को लेकर घर आए थे। ईमान से मिलकर सब बहुत खुश हुए। जुल्फ़िकार साहब और समीना बेगम को भी ईमान के साथ हुए सारे मामले का पता लग गया था। साहिर को एहतशाम साहब ने नीचे वाले गेस्ट रूम में शिफ्ट करवा दिया था। सब लोग नीचे हॉल में बैठे हुए थे जबकि शायान और शामिर साहिर के रूम में थे। बाबा वो कैसे हैं? ईमान ने गेस्ट रूम की तरफ इशारा करके पूछा था। बेटा, उसका नाम ताहिर है। शायान शामिर गए थे उसके बारे में मालूमात लेने उसी जगह जहाँ उसकी गाड़ी थी, मगर वो गाड़ी भी शायद वही लोग ले गए थे। उस जगह बस एक पेन पेन और वॉलेट मिला था जिस पर साहिर खान लिखा था। वॉलेट भी सारा खाली था, इसलिए नाम के अलावा कुछ भी पता नहीं लग सका। अब बस इसके होश में आने का इंतजार है, फिर ही कुछ पता लगेगा। एहतशाम साहब ने तफसील बताई। अल्लाह ताला उसको सेहत दे, इसने हमारे घर की इज्जत बचाई है, हम एहसानमंद हैं उसके। जुल्फ़िकार साहब ने कहा तो सब ने उसकी बात पे हामी भरी। एहतशाम साहब का फ़ोन बजा तो रेहान की कॉल आते देख उन्होंने फ़ौरन कॉल उठाई थी। रेहान बेटा, कहाँ रह गए? हम सब इंतज़ार कर रहे हैं। मगर रेहान की बात पे उनके एक्सप्रेशन सीरियस हुए थे। इनकी बात सुनकर वो फ़ौरन खड़े हो गए। अच्छा, मैं पहुँचता हूँ, एहतशाम साहब ने कहकर कॉल काट दी। क्या हुआ एहतशाम? क्या कह रहा था रेहान? जुल्फ़िकार साहब ने पूछा। कुछ नहीं बाबा, कुछ ज़रूरी काम आ गया है। ये कहकर एहतशाम साहब रुके नहीं। बस इन्हें जल्द से जल्द रेहान के पास पहुंचना था। रेहान ने एहतशाम साहब को कॉल पे सब बता दिया। अब इसका इरादा पुलिस वालों के पास जाना था। अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर साहब, वो जो एक्सीडेंट केस है इसके। अरे मिस्टर रेहान, आप यहाँ कैसे कैसे हैं? आप सब खैरियत है? रेहान की बात मुकम्मल होने से पहले ही इंस्पेक्टर रेहान को पहचान गया था। मैं ठीक हूँ इंस्पेक्टर साहब, आप इस एक्सीडेंट केस को देख रहे हैं, मुझे डिटेल्स बताएं। रेहान ने पूछा। जी रेहान साहब, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। वो दो लोग तो मर चुके हैं, एक लड़की बची जिसका इलाज चल रहा है। डंपर की टक्कर से कार का एक्सीडेंट हुआ। डंपर ड्राइवर को ढूंढा जा रहा है। बाकी हम इस लड़की का बयान लेने के लिए रुके हैं। इंस्पेक्टर की बात पे रेहान ने हाँ में गर्दन हिलाई। इनकी गाड़ी मेरी गाड़ी से टकराकर डंपर से टकराई थी इंस्पेक्टर साहब। रेहान के कहने पे इंस्पेक्टर साहब ने हैरत से रेहान को देखा। रेहान सर, आप ये क्या कह रहे हैं? वहाँ मौजूद लोगों ने खुद बताया है कि गाड़ी डंपर से टकराई थी। अगर आपकी गाड़ी से टकराई भी थी तो इस बात का कोई गवाह नहीं है। आप क्यों खुद को इस केस में फंसा रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब ने रेहान को समझाया। कोई गवाह हो या ना हो, अल्लाह तो हमारे हर अमल का गवाह है ना। मेरी गलती बेशक किसी ने ना देखी हो, मगर अल्लाह ने तो देखी है ना। और सैयद रेहान हैदर अपनी गलती का एतराफ़ करने की पूरी हिम्मत रखता है। आप इस केस में मेरा नाम शामिल करें। बाकी इस लड़की को कुछ देर में होश आ जाएगा, आप लोग बयान ले लीजिएगा। रेहान के कहने पर इंस्पेक्टर ने परेशानी से गर्दन हाँ में हिलाई। देख लें, एक बार फिर सोच लें रेहान साहब, आप फंस सकते हैं इस केस में और जो बदनामी होगी वो अलग। इंस्पेक्टर ने इसे समझाने की आखिरी कोशिश की थी। सैयद रेहान हैदर का इंसाफ सबके लिए बराबर है। इंस्पेक्टर साहब, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आपसे जो कहा है आप वो करें। रेहान कहकर मिरा के रूम की तरफ चला गया। मिस्टर रेहान, पेशेंट को होश आ गया है, वो बहुत हाइपर हो रही हैं। प्लीज़ आप इनके जानने वाले हैं तो इनके पास जाएं। नर्स कहकर डॉक्टर के पास चली गई। रेहान ने मिरा के रूम की तरफ कदम उठाया। देखें प्लीज, मुझे जाना है, मेरे मामा बाबा वो वहाँ होंगे, इनको इनको बहुत चोट आई होगी, प्लीज ये सब बाद में करिएगा, मुझे अभी जाने दें। रेहान रूम के दरवाजे पर पहुंचा तो मिरा की आवाज इसके कानों से टकराई, जिसको सुनकर वो चौंका था। इसे लगे इसे लगा ये आवाज इसने पहले सुनी है। वो अंदर आया तो मिरा अपने हाथ से ड्रिप खींचकर निकाल चुकी थी, जबकि नर्स इसको काबू करने में नाकाम हो रही थी। सर प्लीज आप समझाएं इन्हें, इनकी तबीयत खराब हो जाएगी, ऐसा ना करें।
नर्स ने रेहान को देखा कर कहा तो वो इसने तेजी से आकर मिरा के दोनों हाथ पकड़े थे। मिरा एक लम्हे के लिए खामोश हुई, फिर उसकी आंखों से आंसू उबल पड़े। मुझे प्लीज मामा पापा के पास जाने दें, मिरा ने रोते हुए रेहान से कहा। रेहान को इसकी आंखों में आंसू कांच की तरह चुभे थे। वो इसकी अपनी नहीं थी, लेकिन फिर भी इसकी तकलीफ से रेहान हैदर का दिल कच्चियों की तरह टूटा था। मैं तुम्हें लेके जाऊंगा तुम्हारे मामा पापा के पास, अगर तुम अभी सिर्फ 15 मिनट सुकून से लेटी रही तो, वरना तुम्हें कोई तुम्हारे मामा पापा से नहीं मिलवाएगा। आई बात समझ? अब बिल्कुल खामोश, एक आवाज ना निकले। नर्स आप लगाएं ड्रिप। रेहान ने मीरा को गुस्से से डांटा और साथ ही साथ नर्स को भी अपना काम करने को कहा। मीरा कहाँ आती थी सख्त लहजों की, वो तो लाड प्यार में पली थी। आज तक किसी ने भी इससे इस तरह बात नहीं की थी। रेहान की डांट पर मिरहा रोने लगी। इसके मुंह से बहुत हल्की आवाज में रेहान ने बस एक जुमला सुना था, बाबा से शिकायत लगाऊंगी, मुझे डांटा। रेहान ने इसे बताया रेहान इसे क्या बताता, इसकी शिकायतें सुनने वाले तो बहुत दूर जा चुके थे। इंस्पेक्टर साहब के अंदर आने पे रेहान साइड पे हुआ, जबकि मिरहा पुलिस वालों को देखकर खौफजदा हो गई थी। बेटा आप डरो नहीं, हम बस आपसे कुछ सवाल करेंगे, आप हमें इसका जवाब देना, हम चले जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब ने प्यार से कहा तो मिरहा ने नफी में सर हिलाया। आप मेरे बाबा से जाकर पूछ लें जो पूछना है। मिरहा के कहने पे इंस्पेक्टर ने रेहान की तरफ देखा तो इसने इन्हें कुछ भी बताने से मना कर दिया। रेहान के इशारे पे पुलिस ने मिरहा को कुछ नहीं बताया। बेटा आपके बाबा को दवा दी है ना, तो वो भी सो रहे हैं, इसलिए आप बता दो आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट कैसे हुआ। आप बताओगी तभी तो हम इसको पकड़ेंगे जिसने एक्सीडेंट किया है। इंस्पेक्टर साहब की बात पे मिरहा ने नाम में गर्दन हिलाई। नहीं अंकल, हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट किसी की वजह से नहीं हुआ, हमारी अपनी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे, जिसकी वजह से बाबा गाड़ी संभाल नहीं पाए थे। मुझे बाबा ने चलती गाड़ी से कुदवा दिया था और फिर उनकी गाड़ी एक डंपर से टकराई थी। इसके बाद का मुझे नहीं याद, प्लीज आप मुझे मेरे बाबा से मिलवा दें। इंस्पेक्टर साहब ने मिरहा का पूरा बयान रिकॉर्ड किया था। रेहान के दिल में सुकून उतरा था, वो जो कब से इस गिल्ट में था कि इसकी वजह से सब हुआ है। मिरहा की बातों ने इसका सारा गिल्ट दूर कर दिया था। मेरा फिर रोने लगी, इसे बस अपने मामा पापा के पास जाना था। ये बहुत मुश्किल वक्त था, पता नहीं इनकी डेड बॉडी देखकर मिरहा ने कैसे रिएक्ट करना था। मिरहा के रोने पे रेहान इसके पास आया। रेहान ने मिरहा का हाथ अपने हाथ में लिया तो मिरहा ने इसकी तरफ देखा। मिरहा प्लीज मेरी बात को समझो, देखो तुम्हारी ड्रिप बस अगले 10 मिनट में खत्म हो जाएगी, फिर मैं खुद तुम्हें तुम्हारे मामा पापा के पास लेके जाऊंगा। तुम ऐसे रोगी, अपने आप को हर्ट करोगी तो मैं तुम्हारे बाबा को क्या जवाब दूंगा। मैंने इनकी बेटी का ख्याल ही नहीं रखा। हम अब तुम बिल्कुल नहीं रोगी, बस सिर्फ 10 मिनट सब्र कर लो, फिर हम चलते हैं, ओके। रेहान ने बहुत मोहब्बत से मिरहा को समझाया। इसने ईमान के बाद आज तक किसी लड़की से इस लहजे में बात नहीं की थी। मिरहा नम आंखों से इसे देखती रही, फिर हाँ में गर्दन हिलाई। एक जादू सा था रेहान एक जादू सा था रेहान की आवाज में, जो मिरहा को सोचों से दूर ले आया था। मिरहा के गर्दन हिलाने पर रेहान ने इसका हाथ छोड़ना चाहा, मगर मिरहा ने इसका हाथ पकड़ रखा था, जैसे कोई खौफ इसे घेरे हुए हो, खो जाने का खौफ। मिरहा की कंडीशन समझकर रेहान ने दोबारा इसका हाथ अपने मजबूत हाथों में थाम लिया था। 10 मिनट गुजर चुके थे। ड्रिप खत्म होते ही मिरहा ने पुरुमीद नजरों से रेहान को देखा तो इसने गहरी सांस ली और इसे अपने साथ ले जाने लगा। आसिफ साहब और रिमशा की बॉडी अस्पताल के सर्द खाने में थी। रेहान ने मिरहा का हाथ थामा हुआ था, वो बस इसके साथ चले जा रही थी बिना किसी सवाल जवाब के, मगर रेहान के कदम जैसे भारी हो गए थे। आज रेहान हैदर डर गया था, आने वाले लम्हे से वो डर गया था। चलते चलते इसे अपने कदम रोके इसने अपने कदम रोके तो मिरहा जो इसके साथ चल रही थी रुक कर इसे देखने लगी। मिरहा तुम बहुत बहादुर हो ना, तुमने हिम्मत नहीं हारनी है, तुमने सब्र से काम लेना है, ओके। रेहान ने हिम्मत जुटाकर कहा तो मिरहा को इसकी बातों से खौफ आने लगा। "क- क्या मतलब है? मैं मामा बाबा के पास जा रही हूँ ना, तो आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं?" अल्फाज टूटकर मिरहा की जबान से अदा हुए थे। रेहान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इसे लेकर सर्द खाने की तरफ आया। मिरहा का दिल बैठने लगा, वो इसे यहाँ क्यों लाया था? डर कर इसने रेहान के बाजू को मजबूती से थामा था। रेहान इसे लेकर दो डेड बॉडीज के पास रुका तो मिरहा के कदम से जान निकल गई। मिरहा जिंदगी अल्लाह ताला की अमानत होती है, अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले ली, रेहान ने कहा और इन दोनों का चेहरा मिरहा को दिखाया। और बस मिरहा का सब्र यहीं तक था। बाबा बाबा आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते बाबा,
आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप अपनी गुड़िया को किसके सहारे छोड़ गए? मामा उठ जाएँ, प्लीज़ उठ जाएँ मामा। बाबा आपकी बेटी मर जाएगी, आप मुझे तन्हा क्यों कर गए हैं? प्लीज़ उठ जाएँ। मिरहा ज़ारो कतार रोई थी। इसकी आवाज़, इसकी सिसकियाँ रेहान को भी तड़पा गई थीं। बेशक माँ-बाप से बढ़कर इस दुनिया में और कुछ नहीं है। मिरहा का गम बहुत बड़ा था। रेहान ने मिरहा को कंधे से थामा तो वो इसके सीने से सर टिका कर रोने लगी। मिरहा प्लीज़ सँभालो खुद को, ऐसे तो तुम अपने माँ-बाप को और तकलीफ़ दोगी। प्लीज़ खुद को सँभालो। मैं क्या सँभालूँगी खुद को? मेरे माँ-बाप मुझे तन्हा कर गए। मेरा वाहिद आसरा थे मामा-बाबा, मैं बेआसरा हो गई। मेरा सब तबाह हो गया, सब कुछ तबाह हो गया। अल्फ़ाज़ रुक गए, सिसकियाँ रुक गईं। रेहान जो मिरहा की बात सुन रहा था, इसके खामोश होने पर इसका चेहरा देखा। मिरहा बेहोश हो गई थी। रेहान इसे बाहों में भर के बाहर भागा तो एहतशाम तहखाने के दरवाजे पे खड़े थे। बाहिबा जल्दी से डॉक्टर को बुलाएं। रेहान की बात समझकर वो जल्दी से डॉक्टर को बुलाने गए थे, जबकि रेहान वापस इसे इसके रूम में ले आया था। एहतशाम साहब के साथ डॉक्टर अंदर दाखिल हुई तो वो दोनों बाहर आ गए। बाहर आते ही रेहान अपने बाप के गले लगा था। बाबा वो बहुत तकलीफ में हैं बाबा, इसके माँ बाप दोनों इस हादसे में चले गए। एहतशाम साहब ने रेहान को समझाया, रेहान बेटा ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, सब्र से काम लो, सब ठीक होगा। और पुलिस का क्या बना? एहतशाम साहब के पूछने पे रेहान ने इन्हें सारी बात बताई तो इन्होंने सुकून का सांस लिया था कि रेहान का इस सब में कोई अमल दखल नहीं है। मगर मिरहा के लिए इन्हें बहुत अफसोस था। वो मासूम बच्ची इस दुनिया में तन्हा रह गई थी। डॉक्टर बाहर आई तो रेहान और एहतशाम साहब डॉक्टर के पास आए। देखिए इनकी कंडीशन ठीक नहीं है, जो हादसा इनके साथ हुआ है उसने इनके दिमाग पे बहुत गहरा असर किया है। वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है। अभी इन्हें अभी इन्हें नहीं आया है और इनका बीपी भी अभी इन्हें होश नहीं आया है और इनका बीपी भी बहुत लो हो गया है। आप लोग बस इनका ख्याल रखें, इस सब से निकलने में इन्हें बहुत वक्त लगेगा। डॉक्टर जा चुकी थी। रेहान थके कदमों से वापस बेंच पे बैठ गया। एहतशाम साहब ने रेहान को कभी इतना परेशान नहीं देखा था। इसकी तकलीफ इसकी आंखों में दिख रही थी। रेहान बेटा परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। फिलहाल तुम इस बच्ची के रिश्तेदारों का पता करो। मैयतों को इनके वरसा के हवाले तो कर मैयतों को इनके वरसा के हवाले तो करना होगा ना? एहतशाम साहब ने कहा तो इसे ख्याल आया। इस सब के बारे में तो वो सोच ही नहीं रहा था। बाबा शायद इसके रिश्तेदार गाँव में हैं। डेथ से पहले मिरहा के डैड ने मुझे कहा था कि इसका ख्याल रखने के लिए, इसकी हिफाजत करने के लिए और ये भी कि कुछ भी हो जाए मिरहा वापस गाँव ना जाए। रेहान ने बताया तो एहतशाम साहब भी परेशान हुए। रेहान हम मिरहा को वहाँ नहीं भेजेंगे, वो वैसे भी अभी ठीक नहीं है। तुम खुद जाओ इसके गाँव का पता करो और इन लोगों को बताओ इस हादसे का। मगर अगर इसके डैड को कुछ इशू थे तो फिलहाल तुम इन लोगों को मिरहा के बारे में नहीं बताना। एहतशाम साहब की बात इसे ठीक लगी थी। इसने अभी मिरहा के गांव जाने का फैसला किया। वहां का एड्रेस वो पुलिस से ले चुका था। बाबा मैं अभी ही निकलता हूँ, वापसी आते आते रात बहुत हो जाएगी। यहाँ मैं शायान को बुला रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ मिरहा का ख्याल रखिएगा। रेहान के कहने पे एहतशाम साहब ने हामी भरी। उन्होंने रेहान को ईमान के अलावा कभी किसी लड़की के लिए परेशान नहीं देखा था। शयान रेयान की कॉल आते ही निकल गया था। सब लोग अपने अपने कमरों में थे। साहिर के पास इस वक्त शहीर मौजूद था। ईमान साहिर के रूम की तरफ आई। शहीर ने इसे देखकर अंदर आने का इशारा किया तो वो आहिस्ता आहिस्ता चल के बेड के करीब आई। क्या हुआ इमू, इस वक्त यहाँ यहाँ हो? सब ठीक है? क्या नींद नहीं आ रही? डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए बोला है ना? शहीर की फिक्रमंदी पे ईमान मुस्कुराई। हर वक्त लड़ने झगड़ने छेड़ने वाला इसका भाई इसकी कितनी परवाह करता था। ईमान को शहीर पे प्यार आया। मैं ठीक हूँ शहीर, बस इन्हें देखने आई थी। ईमान ने साहिर की तरफ इशारा किया जो बेसुध बिस्तर पर पड़ा था। ये बहुत बहादुर है, जैसे तुम लोग हमेशा मेरी हिफाजत करते हो, इन्होंने भी वैसी ही हिफाजत की मेरी। इन्होंने कहा कि वो अपनी जान दे देंगे मगर मुझ पर कोई तकलीफ नहीं आने देंगे। ईमान की बातों से शहीर के दिल में साहिर के लिए एहतराम और इज्जत और बढ़ गई थी। इतने दिल से दुआ की थी कि साहिर जल्दी से ठीक हो जाए। ईमान नम आंखों से साहिर को देखने लगी। इसमें कोई शक नहीं वो बहुत पुरकशी शख्सियत का मालिक था। चेहरे पे घनी मूंछें और दाढ़ी इसकी शख्सियत को और जाज़िब नज़र बनाती थी। इसे देखकर कोई भी लड़की अपना दिल हार सकती थी, लेकिन सबसे खूबसूरत इसका दिल था, जिसने ईमान के दिल में भी एक अनजाना सा एहसास पैदा कर दिया था, जिससे ईमान खुद भी अनजान थी। इमो अब आप सो जाओ,
طبیعت خراب ہو جائے گی نہ ورنہ۔ شہین نے کہا تو ایمان نے ہاں میں گردن ہلائی۔ آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں ساحر، پلیز جلدی ٹھیک ہو جائیں۔ اپنے دل میں ایمان نے طاہر کو کہا تھا۔ آج یہ انجان شخص ایمان کے لیے بہت اہم ہو گیا تھا۔ ایمان واپس اپنے کمرے میں چلی گئی، اس امید کے ساتھ کہ جلد ہی وہ طاہر کو اپنے سامنے بالکل ٹھیک پائے گی۔ ریان لمبی ڈرائیو کے بعد گاؤں پہنچا تھا۔ لال حویلی اپنی شان و شوکت لیے کھڑی تھی۔ ریان نے حویلی دیکھ کے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ میرا کا تعلق کتنے بڑے لوگوں سے ہے۔ حویلی کے باہر گاڑی روکی تو سامنے سے آتے یاسر نے ریان کو دیکھ کر اس کی طرف قدم بڑھائے۔ جی آپ کون ہیں؟ کس سے ملنا ہے آپ نے؟ یاسر نے ریان سے پوچھا۔ ریان کی ڈریسنگ دیکھ کر اس نے اندازہ لگایا تھا کہ یقیناً وہ شہر سے آیا ہے۔ کیا آصف ادریس خان یہیں رہتے تھے؟ ریان نے یاسر سے پوچھا۔ جی یہ ان کی ہی حویلی ہے مگر وہ شہر میں رہتے ہیں، یہاں ان کی والدہ اور بھائی رہتے ہیں۔ ریان نے ہاں میں گردن ہلائی۔ آپ ان کے سب گھر والوں کو بلا کر لے آئیں، مجھے ان سے ضروری بات کرنی ہے۔ ریان نے یاسر سے کہا تو وہ ریان کو حویلی کے اندر لے آیا۔ آپ یہاں بیٹھے، میں بلاتا ہوں سب کو، یاسر کہہ کر چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں اماں صاحب کے ساتھ ساتھ امجد، ماجد، مزمل، ساحل اور حاشر موجود تھے۔ کہو لڑکے کون ہو تم، کیا بات کرنی ہے تم نے؟ اماں صاحب نے کہا تو ریان نے ایک نظر سب کو دیکھا۔ صبح آصف صاحب اور ان کی بیوی رمشا کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا ہے، ان کی ڈیڈ باڈیز ہسپتال میں موجود ہیں۔ ریان نے اپنی بات مکمل ہونے پہ سب کے چہرے دیکھے، وہاں کسی کے چہرے پہ کوئی افسردگی نہیں تھی۔ اماں صاحب، ماجد اور امجد نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اچھا، افسوس ہوا؟ اماں صاحب نے مصنوعی افسردگی کا اظہار کیا۔ ریان کو جو یہ سب حیرت انگیز لگا تھا۔ ارے او ہیرو، اس حسینہ کا تو بتاؤ، اس کا کیا ہوا؟ اگر بچ گئی تو ہمیں لا دو۔ حاشر نے کمینگی سے کہا تو مزمل اور ساحل نے کہکا لگایا۔ میرا کے لیے اس طرح کی بات سن کر ریان کا خون کھول گیا تھا، مگر اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا اس وقت ضروری تھا۔ حاشر اپنا منہ بند رکھ بیٹا، تو میرا کا بتاؤ وہ کہاں ہے، کیسی ہے؟ ماجد نے حاشر کو آنکھیں دکھا کر ریان سے پوچھا۔ ریان کے دماغ میں آصف صاحب کے الفاظ گونجے، کچھ بھی ہو جائے حویلی واپس نہ جائے۔ ریان کو دل سے آواز آئی، یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں۔ بولو بیٹا، میرا کیسی ہے، کہاں ہے وہ؟ اماں صاحب نے پوچھا۔ ہاں وہ میرا، وہ اس کی حالت تشویشناک ہے، اس کی جسم کی کئی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے اس کے پاس کچھ گھنٹے ہیں بس۔ ریان نے جیسے تیسے بہانہ بنایا تھا۔ ریان نے میرا کو ان لوگوں سے دور رکھنا تھا۔ اچھا اچھا، خیر وہ اب ہمارے کسی کام کی نہیں ہے، جب وہ بھی مر جائے تو تینوں کو دفنا دینا، اماں صاحب نے بے مروتی سے کہا تو ریان بس انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ کیا یہ سچ میں آصف صاحب کی ماں تھیں؟ نہیں، یہ ماں ہو ہی نہیں سکتی، مائیں ایسی تو نہیں ہوتی۔ ریان کے دل نے گواہی دی، جیسی آپ لوگوں کی مرضی، آپ لوگ ان کے گھر والے تھے، آپ لوگوں کو بتانا ضروری تھا، اب جیسا آپ کو ٹھیک لگے۔ ریان کہہ کر رکا نہیں، وہاں سے نکل گیا۔ اپنی گاڑی کے پاس پہنچا تو یاسر تیزی سے اس کی طرف آیا، اس کی آنکھیں نم تھیں، وہ ساری بات سن چکا تھا۔ صاحب، یہاں بڑے صاحب کے اپنے ہوتے ہوئے بھی اپنے نہیں ہیں، ان کے صرف ایک اپنے ہیں، طاہر لالا، وہ پتہ نہیں کہاں ہے، ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ ٹھیک ہے، تم یہ میرا نمبر رکھو، تمہارے طاہر لالا آ جائیں تو ان کو کہنا مجھ سے بات کر لیں۔ ریان نے اپنا نمبر یاسر کو دیا اور واپس چلا گیا۔ شایان کو ریان نے ہسپتال بلا لیا تھا تاکہ وہ احتشام صاحب کے ساتھ موجود رہے۔ میرا کو اب تک ہوش نہیں آیا تھا، اس کی طرف سے احتشام صاحب بہت پریشان تھے۔ وہ معصوم سی بچی اس وقت جس تکلیف میں تھی اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ شایان احتشام صاحب کے کھانے پینے کے لیے کچھ لینے گیا تھا، اسے اندازہ تھا انہوں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، ایسے میں ان کی طبیعت خراب ہو سکتی تھی۔ شایان کینٹین سے سینڈوچ اور جوس لیا اور واپس مڑا ہی تک کہ پیچھے کھڑی لڑکی سے ٹکرایا اور جوس اس لڑکی کے کپڑوں پہ جا گرا۔ شایان سر پٹایا، اسے اندازہ نہیں تھا اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ یہ کیا کیا تم نے، میرے سارے کپڑے خراب کر دیے۔ آنکھیں ہیں، بٹن ہے، دکھتا نہیں ہے کیا؟ سامنے کھڑی لڑکی نے اسے سنایا۔ بلیک جینز پہ لائٹ پرپل ٹاپ پہنے، شولڈر سے تھوڑے نیچے آتے بالوں کو کھولے، ہائی ہیلز پہنے گوری رنگت والی لڑکی انگریز لگتی تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری، مجھے پتہ نہیں تھا آپ پیچھے کھڑی ہیں، غلطی سے ہو گیا یہ۔ واؤ، غلطی سے ہو گیا، دماغ کہاں تھا جو پتہ ہی نہیں لگا پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ اگر ان آنکھوں کا استعمال نہیں کر سکتے تو کسی ضرورت مند کو ڈونیٹ کر دو۔ ساری ڈریس خراب کر دی میری، ایڈیٹ۔ او ہیلو میڈم، ذرا تمیز سے، آپ بدتمیزی کر رہی ہیں، میں نے جان کر آپ کے اوپر جوس نہیں گرایا ہے جو آپ اتنا شور مچا رہی ہیں۔ اس لڑکی کے سنانے پر بھی شایان نے بہت تمیز سے اسے کہا، اینی کیا کر رہی ہو یار، اٹس اوکے، وہ سوری بول رہا ہے نا، چپ ہو جاؤ۔
ابھی وہ کچھ اور کہتی کہ اس کے دوست نے آ کر اسے چپ کروایا اور ایکسکیوز کر کے وہاں سے لے گئی۔ شایان تھک جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ کیا ہے منیشا، کیوں روکا مجھے؟ دماغ ٹھیک کرتی میں اس کا۔ اینی نے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ او پاگل، پتہ بھی ہے وہ کون ہے؟ سید شایان حیدر، ہماری ہی یونی میں پڑھتا ہے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے نہ جانے کتنی ہی لڑکیاں مرتی ہیں اس پہ اور اس کے کزن پہ۔ اس پہ مرتی ہیں، اس میں ایسا ہے ہی کیا جو لڑکیاں مرتی ہیں؟ نہ جان ہے نہ جہان ہے۔ اینی کے کہنے پہ منیشا نے صدمے سے اسے دیکھا، جو اتنے ہینڈسم لڑکے کو ایسے بول رہی تھی۔ تم تو رہنے ہی دو، ہر ایک کو جو جوتے کے نوک پہ جو رکھتی ہو، تمہیں کہاں پسند آئے گا کوئی؟ منیشا نے کہا تو اینی کے اینی کے کہنے پہ مسکرائی۔ اب مسکراؤ نہیں، چلو ہسپتال میں بھی سین کریٹ کر دیا لے کر۔ منیشا اینی کو لے کر باہر کی طرف چلی گئی۔ بابا کچھ کھا لیں، آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ شایان نے احتشام صاحب کو سینڈوچ پکڑایا۔ ڈاکٹر ان کی طرف آیا تو وہ لوگ کھڑے ہو گئے۔ دیکھیں سر، ڈیڈ باڈیز کا انتظام جلد سے جلد کر لیں، زیادہ ٹائم تک ہم ہسپتال میں نہیں رکھ سکتے۔ ڈاکٹر کی بات سمجھ کر احتشام صاحب نے ہاں میں گردن ہلائی۔ ڈاکٹر، میرا بیٹا گیا ہوا ہے، ان کی فیملی میں سے جلدی کوئی نہ کوئی آ جائے گا۔ احتشام صاحب کے کہنے پہ ڈاکٹر چلے گئے تھے۔ بابا آپ یہ کھائیں، میں بھائی سے پوچھتا ہوں کب تک آئیں گے۔ شایان نے ریان کا نمبر ملایا جو پہلی ہی بیل پر اٹھا لیا گیا۔ ہاں شایان بولو بھائی، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ڈیڈ باڈی زیادہ ٹائم نہیں رکھ سکتے۔ آپ کی ملاقات ہوئی ان کے گھر والوں سے؟ شایان نے ریان کو بتایا۔ ہاں میں مل لیا ہوں ان لوگوں سے اور افسوس ہی ہو رہا ہے کیوں گیا تھا میں۔ خیر میں بس تھوڑی دیر میں پہنچ رہا ہوں، پھر بات کرتا ہوں، ریان نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ بابا بھائی راستے میں ہی ہیں، آ رہے ہیں، شایان نے احتشام صاحب کو بتایا۔ ریان واپسی پہنچنے والا تھا کہ ایک انجان نمبر سے کال آنے لگی۔ کچھ سوچ کر ریان نے کال اٹھائی۔ ہیلو صاحب، میں یاسر بول رہا ہوں، حویلی میں آپ نے مجھے نمبر دیا تھا نا؟ یاسر نے یاد دلایا۔ ہاں بولو کیا ہوا ساحر، لالا آگے تمہارے؟ ریان نے پوچھا۔ نہیں صاحب، مجھے آپ کو یہ بتانا تھا کہ اماں صاحب نے اپنے دونوں پوتوں ساحل اور حاشر کو بھیجا ہے آپ کے پیچھے اسپتال۔ انہیں میرا بی بی کے معاملے میں شک ہے۔ صاحب جی کچھ بھی ہو جائے، آپ ان لوگوں کو میرا بی بی کی لاش بھی نہیں دیجیے گا، یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، کچھ بھی غلط کر سکتے ہیں۔ یاسر کی بات سن کر ریان کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ تم پریشان نہیں ہو یاسر، میں سب سنبھال لوں گا، ریان نے یاسر کو تسلی دی، جبکہ غصے سے اس کی رگیں تنی تھیں۔ یہ لوگ اتنے گھٹیا تھے، اسے اندازہ بھی نہیں تھا۔ نہیں، وہ مرحا تک ان لوگوں کو نہیں پہنچنے دے گا، وہ مرحا کی حفاظت کرے گا اپنی آخری سانس تک، وہ مرحا پہ ایک آنچ بھی نہیں آنے دے گا، ریان نے خود سے عہد کیا۔ بابا آپ پتہ تو کریں کب تک آئیں گے یہ لوگ واپس؟ رات بھی گھر نہیں آئے، پتہ نہیں وہاں سب ٹھیک ہے بھی یا نہیں، سمینہ بیگم نے ذوالفقار صاحب کو چائے کا کپ تھماتے ہوئے کہا۔ بیٹا تم پریشان نہ ہو، میری بات ہوئی ہے کچھ دیر پہلے احتشام سے، ابھی اس بچی کو ہوش نہیں آیا ہے اور اس کے والدین کے جنازے وغیرہ کا بھی انتظام کرنا ہے۔ ریان چاہتا ہے کہ وہ بچی ایک آخری دیدار کر لے اپنے ماں باپ کا، لیکن اگر آج بھی اسے ہوش نہیں آیا تو پھر مجبوراً کل صبح انہیں دفنانا پڑے گا۔ ذوالفقار صاحب نے تفصیل بتائی تو سمینہ بیگم افسردہ ہو گئیں۔ بیچاری بچی، مجھے تو بہت افسوس ہو رہا ہے بابا، ابھی عمر ہی کیا ہے اس کی اور اتنا بڑا غم مل گیا بیچاری بچی کو۔ انہوں نے افسوس کیا۔ ہاں بھائی، چھوٹی عمر میں ماں باپ کی جدائی کا غم بہت بڑا ہے، ہم اس بچی کی تکلیف کا اندازہ بھی کہاں کر سکتے ہیں۔ بس دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے جلدی صحت یاب کرے اور اسے صبر دے۔ ذوالفقار صاحب کی دعا پر سمینہ بیگم نے دل سے آمین کہا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر میں کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔